नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी इंसान की जिंदगी को अगर नर्क बनाना हो तो उसके खिलाफ पुलिस में बस एक शिकायत डाल दो, बस एक बार उसे कानूनी पचड़े में फंसा दो, फिर वो पूरी जिंदगी खुद को बेगुनाह साबित करने में गुजार देगा और उसी मामले में उलझकर बाकी सारे काम भूल जाएगा। कुछ इसी थ्योरी पर काम कर रही है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। अर्नब गोस्वामी की बुलंद आवाज को बंद करने के लिए वो मुंबई पुलिस का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीआरपी स्कैम अरबों खरबों का घोटाला है? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है? क्या इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है? ऐसा क्या है इस मामले में कि मुंबई पुलिस मायानगरी के तमाम मामलों को भूलकर बस उन्हीं मामलों पर तवज्जो दे रही है, उन्हीं मामलों की तहकीकात कर रही है जिनका ताल्लुक बस रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी से है। देखिए कितनी मशक्कत से, कितनी डेडिकेशन के साथ मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दायर मामलों की तफ्तीश कर रही है, पर सिर्फ अर्नब गोस्वामी को कानूनी मामलों में उलझा कर रखने के लिए, ताकि वो असली मुद्दे को भूल जाएं। वो मुद्दे जो उद्धव ठाकरे सरकार की सेहत के लिए हानिकारक हैं, उन मुद्दों पर रिपब्लिक टीवी पर चर्चा ही ना हो। इसी मंशा के चलते ही तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक नहीं कई कानूनी मामले बना दिए गए हैं। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 2 मामलों में तो उनके खिलाफ चार्जशीट तक कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। और तो और फेक टीआरपी स्कैम वाले मामले में तो तहकीकात बुलेट की रफ्तार से तेज भाग रही है। चार्जशीट दायर करने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। इधर मुंबई पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है, उधर रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी अपनी सफाई पेश करने में लगे हैं। जी हां, यही तो महाराष्ट्र की 3 टांग वाली उद्धव ठाकरे सरकार चाहती थी। यही तो मंशा थी कि अर्नब अपना कामधाम छोड़ छाड़कर बस अब ऐसे ही कानूनी मामलों में उलझे रहे। वैसे मुंबई पुलिस अर्नब की किसी भी दलील को सुनने वाली नहीं है। वो तो बदले की भावना से प्रेरित होकर बस केस पे केस डाले चली जा रही है। फेक टीआरपी स्कैम में अब तक मुंबई पुलिस 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। करीब 2 हफ्ते पहले बार्क के सीओओ रोमिल रामगढ़िया को गिरफ्तार किया गया, फिर बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और अब तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई पुलिस ने टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व अधिकारियों पर रिपब्लिक टीवी के साथ मिलीभगत करने का आरोप भी लगा दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के कार्यकाल के दौरान टीआरपी का ये फर्जीवाड़ा किया गया और दूसरे अंग्रेजी न्यूज चैनल्स की रेटिंग जानबूझकर नीचे गिराकर रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 पर लाया गया। पुलिस का कहना है कि बार्क ने टाइम्स नाउ की रेटिंग को नीचे लाने के लिए व्यूअरशिप और टीआरपी डेटा में हेराफेरी की, ताकि टाइम्स नाउ जो कि पहले नंबर 1 पर था उसे दूसरे नंबर पर लाकर अर्नब गोस्वामी के अंग्रेजी चैनल रिपब्लिक टीवी को पहले नंबर पर लाया जा सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टाइम्स नाउ उस वक्त नंबर 1 था जब अर्नब गोस्वामी उसे हेड कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने यह भी दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी के आला अधिकारियों और पार्थो दास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट और ईमेल्स के जरिए टीआरपी को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस चैट से पता चला है कि पार्थो दास गुप्ता जब बार्क के सीईओ थे तब वो टीआरपी को लेकर अहम जानकारियां रिपब्लिक टीवी को लीक किया करते थे और बाकी चैनल्स को उनकी टीआरपी के बारे में बताते ही नहीं थे। इस बात के पुख्ता सबूत होने का दावा मुंबई पुलिस ने किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि टीआरपी से छेड़छाड़ करने का यह सिलसिला 2016 से चल रहा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 की पोजीशन पर लाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि 2016 में तो रिपब्लिक टीवी था ही नहीं। रिपब्लिक टीवी का वजूद तो 2017 में आया और अगर इतना बड़ा घोटाला था, ये लाखों अरबों का घोटाला था, तो मुंबई पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? इधर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आरोपों की बौछार कर दी। उधर सबूतों के साथ अर्नब गोस्वामी ने भी अपनी सफाई पेश करने की कवायद शुरू कर दी। तू डाल मैं पात वाला खेल जमकर चल रहा है दोनों के बीच। रिपब्लिक टीवी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके मुंबई पुलिस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि बार्क ने उन्हें नवंबर और दिसंबर में 2 बार ईमेल्स लिखकर कहा था कि रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी को लेकर किसी भी तरह की हेराफेरी का कोई सवाल नहीं है। पुलिस के आरोपों को निराधार बताते हुए इस बयान में यह भी कहा गया है कि जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का मुंबई पुलिस हवाला दे रही है वो जुलाई 2020 की है।
गौरतलब है कि पार्थो दासगुप्ता 2013 से 2019 तक बार्क के सीईओ थे, पर उनके इसी कार्यकाल के दौरान मुंबई पुलिस का दावा है कि कई बार टीआरपी में हेराफेरी के कई आरोप उन पर लगे थे। पुलिस का दावा है कि बार्क के मौजूदा प्रशासन ने ही थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया था और जुलाई 2020 में ये रिपोर्ट सामने आई थी और अब वो रिपोर्ट मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास भी पहुंच गई है। अब चूंकि पार्थो दासगुप्ता 28 दिसंबर तक कस्टडी में है, तो पुलिस का ये भी दावा है कि कुछ और अहम जानकारियां, कुछ और अहम खुलासे भी पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। वैसे मुंबई पुलिस की मुस्तैदी को तो दाद देना बनता ही है। इतने सारे मामले हुए हैं महाराष्ट्र में जिन पर वहां की उद्धव ठाकरे सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठे हैं, पर उनमें से किसी भी मामले पर मुंबई पुलिस ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोची ही नहीं। सुशांत के मामले पर तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी। उसके बाद फेक टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का नाम बताने के लिए परमवीर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को ही अंदर नहीं आने दिया गया था। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बार्क और रिपब्लिक टीवी की मिलीभगत का आरोप लगाया है मुंबई पुलिस ने, वैसे इस मामले की टाइमिंग पर भी गौर करने की जरूरत है। ये सारा गोरख धंधा अगर वाकई 2013 से चल रहा था तो मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? इतने बड़े घोटाले के बारे में उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्या ठीक जैसे बॉलीवुड में चल रहे नशे के कारोबार के बारे में उन्हें पता नहीं चला? शायद इसलिए इस मामले के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। मजेदार तो यह है कि मुंबई पुलिस की ये पूरी तहकीकात एक फेक टीआरपी के आधार पर ही की जा रही है। याद है ना वो ओरिजिनल एफआईआर जिसे हर्षा रिसर्च ग्रुप ने मुंबई पुलिस में दर्ज करवाया था, जिसमें हर्षा रिसर्च ग्रुप ने अपने एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ आज तक के अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे की टीआरपी को बॉम्बे और बेंगलुरु में अवैध तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाया था। उसी एफआईआर में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम डालकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी। इसी ओरिजिनल एफआईआर में फेरबदल करके मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह जी ने इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक टीवी का नाम डाल दिया था और जो आरोप इंडिया टुडे पर हर्षा रिसर्च ग्रुप ने लगाए थे वो सारे के सारे इल्जाम रिपब्लिक टीवी पर मढ़ दिए गए। उस ओरिजिनल एफआईआर का क्या हुआ? क्या मुंबई पुलिस इस बारे में कुछ बताने का कष्ट करेगी? यही नहीं, बार्क की जुलाई 2020 में आई इस रिपोर्ट के आधार पर अब तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जल्द ही कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी में है और उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम बतौर आरोपी डालने की भी पूरी तैयारी सचिन वाजे कर चुके हैं। गौरतलब है कि फेक टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस ने करीब महीना भर पहले यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में बॉम्बे हाईकोर्ट में 1400 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी थी, जिसमें 143 गवाहों का जिक्र है और 12 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें हर्षा रिसर्च ग्रुप के कई वो अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वाजे पर उन्हें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान देने के लिए डराने धमकाने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी की थी। दिलचस्प तो ये है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सारे मामले अप्रैल में पालघर में हुई 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के बाद ही सामने आए हैं। साधुओं की लिंचिंग के बाद जिस तरीके से अर्नब ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे, उसके बाद कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 100 से ज्यादा एफआईआर अकेले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दायर की गई थी। फिर दिशा सालियान की संदिग्ध हालात में हुई मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्नब गोस्वामी को एक हत्यारा तक साबित करने के लिए 2.5 साल पुराने बंद हो चुके केस अन्वय नाइक आत्महत्या मामले को बिना कोर्ट की इजाजत के खोल दिया था। उस मामले में भी करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। उसमें भी करीब 60 लोगों की गवाही दर्ज है। उस मामले में अर्नब गोस्वामी को सुबह सवेरे 6 बजे उनके घर पर जाकर पुलिस के 40 अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। चप्पल तक पहनने का टाइम नहीं दिया गया था उन्हें। 8 दिन तक तिलोजा जेल में बंद रखा गया था। कहीं से जमानत नहीं मिल पाई, तब अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के रवैये तक पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कई सवाल उठाए थे। उद्धव ठाकरे सरकार को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। फिर अर्नब के खिलाफ उद्धव ठाकरे को जी कहकर संबोधित न करने पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
महाराष्ट्र विधानसभा में लाया गया था। 10 मिनट में अर्नब गोस्वामी को विधानसभा में पेश होने का फरमान सुनाया गया था। रिपब्लिक टीवी के सारे स्टाफ से पूछताछ की कवायद शुरू की गई। फिर महिला कांस्टेबल से दुर्व्यवहार का मामला, फेरिस्त बहुत लंबी है। आखिर एक पत्रकार इतना बड़ा गुनहगार कैसे बन गया, वो भी पिछले 8 महीनों में। उस पर इतने सारे मामलों और आरोपों के पीछे की कहानी समझने की जरूरत है। अजीब बात तो यह है कि जो पत्रकार पिछले 3 दशक से पत्रकारिता कर रहा है, आखिर पिछले 8 महीने में वो इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया, हत्यारा कैसे बन गया, धोखेबाज कैसे बन गया। ऐसे कौन से गुनाह कर दिए उसने कि पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अब मुंबई पुलिस इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर करने वाली है। जाहिर है उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम डालते ही ये मुंबई पुलिस फिर से अर्नब को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू कर देगी। समझ में नहीं आता कि ये बदलापुर का सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।